वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको डी ट्रिपल एस पी टीजीटी मैथ्स का पेपर करा रही हूँ। तो ये हमारा 9 सितंबर का पेपर है, जिसकी हमारी एक वीडियो हो चुकी है। साथ साथ हमारी टॉपिक वाइज सीरीज भी चल रही है। ठीक है, मैं अल्टरनेट डेज पे आपको मतलब टॉपिक वाइज भी हो रही है, जो हम क्योंकि हमारे ना 3 पेपर रहते हैं 2021 के। हमारे 6 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है अलग अलग पेपर की। टोटल 9 पेपर थे, तो हमारे 3 पेपर रह गए हैं। तो अब ये हमारा 7th पेपर चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको कंप्लीट 2021 के पेपर करवाऊंगी। तो ये हमारा 7th पेपर है उसी में। तो होप सो गाइज आपको वीडियोस पसंद आ रही है और आपको टॉपिक वाइज भी मिलती रहेगी। ठीक है, अल्टरनेट डेज पे मैं डालती रहूंगी, क्योंकि ये पेपर कराना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप भी कनेक्टेड रहो कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम ना कुछ भी करने से नहीं निकलता, कुछ करने से एग्जाम निकलता है। और वो कुछ का आइडिया हमें पीवाईक्यू से ही होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा पढ़ने से हमारा एग्जाम नहीं निकलता। जितना हम लिमिटेड पढ़ेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस, और टॉपिक वाइज भी आपको मिलती रहेंगी वीडियोस। ठीक है, ये मत सोचना कि वो बंद होगी, नहीं, आपको कंटिन्यू वो भी मिलती रहेंगी, क्योंकि ये पेपर भी तो कराने हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो बच्चों, हमें थर्ड क्वेश्चन दिया है, 2 हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं और पेपर की प्लेलिस्ट बन चुकी है। ठीक है, थंबनेल से देख लेना, या फिर मतलब मैंने प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है कौन सा पेपर है। अब देखना, बहुत अच्छे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं सारे पेपर। हमें दे दिया, इफ जेड इज इक्वल टू 5 प्लस 2 एयोटा एन एन प्लस 5 माइनस 2 एयोटा एन। एन कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। विजिबिलिटी ओके है ना? यस ओके है। देन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देखो, जब भी ना ये ऑप्शन, ये वाला जो क्वेश्चन अगर किसी ने करा है ना, तो ये लास्ट पेपर में भी आया था। ठीक है, तो मतलब देखो ना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे करने होते हैं, आइडिया होना चाहिए। तो हमें ये बताना है कि जब हमें जेड का मतलब क्या होता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है? ए प्लस आयोटा भी। तो यहाँ पे जेड कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो इसने बताना है कि हमारा कौन सा ट्रू है। जेड हमारा प्योरली इमेजिनरी है, जेड हमारा रियल है, जेड हमारा रियल फॉर इवन है या ओड है, जेड इज रियल फॉर ऑल द नेचुरल नंबर। तो हमें ये ऑप्शन बताने हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक होना चाहिए, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। वेट, जैसे ना आपको जेड दे रखा हो, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी एंड ए माइनस आयोटा बी, इस टाइप का कुछ दे रखा हो। तो आपके माइंड में जब भी इस टाइप की इमेज दिखे ना, तो आपके माइंड में आना चाहिए इन दोनों को ना सबसे पहले ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करने के बाद कुछ कुछ कट जाएगा, या तो रियल वाले कट जाएंगे या इमेजिनरी वाले कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? मोस्टली टू ए। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि जेड किसके लिए ट्रू हो गया? सारे के सारे रियल नंबर पे। अगर मैं आपको जेड माइनस आयोटा बी एंड माइनस ए प्लस आयोटा बी, माइनस ले लो इसको, अगर मैं आपको इस टाइप का कुछ देती, तो भी आपके माइंड में आएगा कि सबसे पहले ना हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐड करने पे कुछ चीज़ें क्या होंगी? कटेंगी इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ से हमारा ये किस में चला जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स यानी कि इमेजिनरी। तो हम यहाँ कह देंगे जेड इज ट्रू फॉर ऑल, ट्रू फॉर ऑल इमेजिनरी नंबर। आ रहा समझ? आपको आ रहा है ना समझ में इतना मैं क्या बोल रही हूँ? तो जब भी आपको इस टाइप की कोई इक्वेशन मिले, तो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने पे कुछ चीजें कट जाएंगी, और यहाँ से क्या आ गया? जेड हमारा 10n। अब 10n है, तो ये n की जगह n हमारा क्या था? यहाँ से देखो, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा तो ये सारे क्या होंगे? रियल होंगे, होल तो होगा नहीं। तो यहाँ से हमारा क्या ट्रू हो गया? जेड इज रियल फॉर ऑल नेचुरल नंबर। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि ये लास्ट ईयर मतलब शिफ्ट में आया, रिपीट हुआ है, 2021 में ही आया हुआ है। नंबर ऑफ जीरो इन 100 का फैक्टोरियल। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, अब जो पिछले पेपर में आया था ना, अगर किसी ने पिछला पेपर किया है, मैंने वहां पे आपको दिया हुआ था 1000 का फैक्टोरियल निकालो, और यहाँ पे आपको दे दिया 100 का फैक्टोरियल निकालो। क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरो। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, नंबर ऑफ जीरो, कि भाई इसका निकालो, 1000 का निकालो, 10,000 का निकालो, वट एवर जो भी आपको गिवन है। तो आपके माइंड में ना कुछ भी नहीं रट्टा मारना, कुछ भी नहीं करना, इसको ना 5 से डिवाइड करना है बस। अब क्यों करना है, कैसे करना है? क्योंकि ना 5 से डिवाइड करने पे ना 5 और 2 एक ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 10 आता है। बस इतना याद रखो, और कुछ नहीं करना। अब जब इसको डिवाइड करना है आपको 5 से, 5 की पावर में, 5 की पावर 1, फिर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2, फिर क्या हो जाएगा? 5 की पावर
3। अब 5 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 2 कितना हो गया 25, 5 की पावर 3 कितना होता है 125। जब ये बड़ा आ जाए ना इसको रोक देना, वहीं तक करना है, आगे नहीं जाना हमने। मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे ये बड़ा आ जाए ना इसको यहाँ पे रोक देना। तो यहाँ 5 की पावर 1 से पहले इसको डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 की पावर 2 से डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 की पावर 3 जब जैसे इससे बड़ा आ जाए तो इसको ना यहीं पे ही रोक देना। आप क्यों रोक देना, क्योंकि यूं देखो 4 के डिवाइड में अगर मैं 5 करती हूँ उसको डिवाइड करती हूँ तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.8, यानी कि पॉइंट जीरो में चला जाएगा। यानी अप्रोक्स अगर मैं देखूँ तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0। अगर आप 5 की पावर 4 लोगे तो वो क्या चला जाएगा, फिर 100 से बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो ऊपर वाली चीज क्या हो जाएगी छोटी, छोटी हो जाएगी तो वो जीरो में चली जाएगी, अप्रोक्स जीरो, यानी कि जैसे 0.8 था तो किसको अप्रोच करेगी जीरो को, तो इसलिए आगे लिखने का कोई फायदा नहीं है। इतनी बात आई समझ में। अब इसको सोल्व करो, जैसे 100 को मैंने 5 की पावर 1 से डिवाइड किया, आपको ऐसे ही करना है जब भी नंबर ऑफ, और आते ही इस टाइप के क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ ठीक है। जनरली जो 2024 का पेपर हुआ था ना उसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब यही 100,000 10,000 ऐसे ही करके बना देते हैं, बस आपको 5 से डिवाइड करना होता है सिंपली। कोई रट्टा नहीं मारना, कोई याद नहीं रखना ये थ्योरम है कुछ नहीं, बस इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए ना आपको 5 की पावर से क्या करना है डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 बनता है, इसलिए हम इससे कोई किससे डिवाइड करते हैं 5 से, क्योंकि इजिली वे में कट जाता है। अब जब इसको काटोगे ना 5 की पावर 1 से तो कितना कट गया, 5 दूनी 10, 20 आ गया, प्लस 5 की पावर 2 यानी 25 चौके 100, यहाँ कितना आ गया 4। अब वहां पे जितना भी आप लोग हैं ना आपके सारे क्या आएंगे जीरो आएंगे, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, मतलब लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ आगे करने का कोई फायदा नहीं है। तो बस इसको ऐड कर दो, कितना आ गया 24, तो यही आ गया आपके नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, ये स्मार्ट अप्रोच लगा लो, ट्रिक लगा लो, जो मर्जी लगा लो, लेकिन ये क्वेश्चन जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सारे ऐसे ही करने हैं आपको। गोट इट, समझ गए इतना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 100 फैक्टर लेके कितने आ गए 24। तो होप सो गाइज आपको यहाँ तक समझ में आया कि करने कैसे होते हैं क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है। आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ ईच रो सम ऑफ ए इज अल्फा। ये बोल रहा है कि हमें ना कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, आपको होप्स और रो एंड कॉलम के बारे में पता होगा कि मान लो ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, जो ये वाली साइड होती है ना इसको बोलते हैं रो, और जो ये वाली साइड होती है इसको बोलते हैं हम कॉलम। ठीक है, तो यहाँ देखो मैथ्स के ना आधे क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाते हैं स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, मतलब स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना वहीं से ही सोल्व हो जाता है। अब देखना मैं इसको स्टेटमेंट से कैसे सोल्व करती हूँ। इफ ईच रो सम ऑफ ए इज अल्फा, इसने कहा है जो ये रो है ना हम सम करें वो क्या आना चाहिए अल्फा। अब मैं या तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ जीरो, ईच रो बोला है ना तो जीरो प्लस अल्फा, इसको ऐड करके देख लो कितना आएगा आपका अल्फा। ठीक है, या मैं इसको अल्फा माइनस वन वन और वन अल्फा माइनस वन ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको ऐड करके देख लो क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ क्या आ गया अल्फा, इसको भी ऐड करके देख लो यहाँ क्या आ गया अल्फा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। इफ इन ईच रो सम ऑफ ए इज अल्फा देन ईच रो सम ऑफ ए की पावर के। अब ये कह रहा है कि मैंने ये क्या लिया था ए लिया था, इसका सम किया तो क्या है अल्फा। अब मैंने ए की पावर 2 करा इसी को, अल्फा जीरो जीरो अल्फा। ठीक है, सिमिलरली जीरो अल्फा जीरो अल्फा। ठीक है, होप सो आपको ये मल्टीप्लाई करना आता होगा कि अल्फा इंटू अल्फा अल्फा का स्केयर, और जीरो से करेंगे तो जीरो, सिमिलरली जीरो इंटू जीरो एंड अल्फा, यहाँ क्या हो गया अल्फा का स्केयर। अब ए की पावर स्केयर, ए की पावर क्या आ गई 2, यानी कि इसमें मैंने जब रो का सम किया तो कितना आ गया ए स्केयर अल्फा स्केयर। ठीक है, अगर मैं इसकी 3 निकालती हूँ, आप निकाल के देख लेना, जैसे इसी को लिख लेना जीरो अल्फा स्केयर और यहाँ पे अल्फा जीरो जीरो अल्फा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो अल्फा का क्यूब जीरो जीरो अल्फा का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये आप करके देखना यही आएगा। तो यहाँ से ए की पावर की 3 करी तो यहाँ से रो सम ऑफ रो कितना आ गया अल्फा की पावर 3। तो इसने यही बोला है कि सम ऑफ ए की पावर के कितना होगा। अब मैंने देखा जब मैंने 2 करा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा अल्फा स्केयर, मैंने 3 करा तो अल्फा क्यूब, इसी तरह अगर मैं ए की पावर के करूंगी तो सम क्या हो जाएगा अल्फा का के। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्फा की के। गोट इट, मैं समझा पाई आपको, मैंने वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया बोल बोल के। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है कि इफ ए इज एन क्रॉस एन इज इनवोलेंट्री मैट्रिक्स। अब इनवोलेंट्री मैट्रिक्स जब भी आए ना तो आपके माइंड में आना चाहिए क्या होती है, ए की ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है आई। गोट इट, और देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू। आपको ना इसमें एक चीज याद रखनी है, जो हमारी इनवोलेटरी मैट्रिक्स होती है ना उनकी जो आइगन वैल्यू होती है ना वो होती है -1 इंटू -1 और +1, दो वैल्यू होती हैं। ये आपको याद रखना है इनवोलेंट्री मैट्रिक्स के केस में। ठीक है,
तो और ये भी याद रखना है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, क्योंकि ना अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स आई थी जिसमें ए स्क्वायर हमारा इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि कौन सी मैट्रिक्स का नाम क्या है एंड उसकी जो मतलब इक्वेशन होती है वो क्या होती है। और ये सारी मैट्रिक्स का नाम नहीं याद रखना, जो मतलब इम्पोर्टेंट है ना और जो आपके प्रीवियस ईयर में आई हुई है वही मैट्रिक्स का नाम याद रखना है। ठीक है, तो मेरे को कमेंट करके बताना जो मैंने अभी मुंह से बोला है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, कौन सी मैट्रिक्स होती है, इसका नाम ना आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, जो मैंने अभी बोला क्योंकि मैंने लास्ट पेपर में कराया था। अब आपको दे दिया कि हमें ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दे दी, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स दे दी, यानी कि ए स्क्वायर क्या दे दिया, इज इक्वल टू आई, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैं पेज ले लेती हूँ। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर हमारा आई, इसने कहा है। और मैंने आपको ये चीज बताई है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में जो हमारी आइगन वैल्यू होती है -1 और +1 होती है। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन देखो, देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू। अब सारी की इसमें होती कितनी है, दो आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ले लो। अब अगर मैं माइनस क्रॉस -1 करूँ तो कितना आता है, 1, 1 क्रॉस -1 करूँ तो कितना आएगा, -1। इसी तरह 1 क्रॉस 1 करूँ तो कितना आएगा, 1। अगर -1 क्रॉस 1 करूँ तो कितना आएगा, -1। तो यहाँ से हमें क्या दिख गया, जो इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है उसमें जो प्रोडक्ट आएगी आइगन वैल्यू वो क्या आएगी, -1 और +1। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1 और +1। होप सो आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, द सीरीज, हमें सीरीज दिया है, समीशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी कोस 1/n इज। इसने कहा है कि हमें एक सीरीज दे रखी है इस टाइप की, हमें ये बताना है कि ये सीरीज कैसी है। अब जब भी ना आपको, जैसे यहाँ पे पहले पढ़ लो क्या दिया है, सीरीज, और ऑप्शन पे आओ, कोची, कंडीशनली, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट क्या होगी। जब भी ना आपको यहाँ पे दिया है ना सीरीज, जो कोची होती है ना ये हमारी किस में चलती है, सीक्वेंस में चलती है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। और जो कंडीशनली कन्वर्जेंट है इसका मतलब कोई रोल होता नहीं है इस टाइप की सीरीज में, तो ये भी ऑप्शन वैसे कट गया। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है कि हमारी जब ए एन हमारा कन्वर्जेंट होता है ना, तो हमारी चीज क्या ट्रू होती है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ए एन हमारा किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। कब अप्रोच करेगा, जब ए एन हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अगर ए एन हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो हमारी जो सीरीज होती है वो क्या होती है, डाइवर्ज। नहीं आया समझ में, मैं दोबारा बताती हूँ मैंने क्या बोल दिया, कि ए एन हमारी कन्वर्जेंट कब होगी, जब हमारा लिमिट लगाएंगे ए एन पे, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ए एन हमारा जब जीरो को अप्रोच करेगा तो हम बोलेंगे जो ए एन है ना, जो सीरीज है वो हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट। अगर हमारा लिमिट ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो ये ए एन है ना हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट। मैं लिख के बताती हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया जो मैंने बोल लिया। मैंने क्या बोला है ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका ही यूज करेंगे, हमें ए एन दिया, ठीक है। ए एन हम कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, जब हमारी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ए एन किसको अप्रोच करेगी, जीरो को। ए एन को हम डाइवर्जेंट कब बोलेंगे, जब हमारी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये चीज ट्रू होती है कि ए एन कन्वर्जेंट है, तो ये चीज ट्रू होगी। लेकिन अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन जीरो को अप्रोच करेगा तो जरूरी नहीं है कि ये कन्वर्जेंट हो, डाइवर्ज भी हो सकती है। ठीक है, इन द केस ऑफ, वो डिपेंड करता है कि आपको मतलब किस टाइप की सीरीज दिया। बस बेसिकली आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि इस काम में यूज करूंगी इसमें। आगे बात समझ में, यहाँ पे ना बेसिकली मैंने सोल्यूशन किया हुआ है कि हमें सीरीज क्या दी हुई थी, कोस 1/n। ठीक है, अब आपने लिमिट लगा दी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन पे। जब मैंने एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाई, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, कोस जीरो। और कोस जीरो 1/इन्फिनिटी जीरो होता है, तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, जो ए एन है ना वो नॉट इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अगर ए एन हमारा नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो हमारी सीरीज कैसी है, डाइवर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो होप सो आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर x-2 डिक्रीजिंग। इसमें ना आपकी दो चीज़ें चलती है जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, कि आपको मतलब किसी भी एक टर्म में कोई इक्वेशन दे रखी हो, या तो x की टर्म में भी हो सकती है, y की टर्म में भी। तो सिंपली आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, कि अगर हमारा f ऑफ डैश y की टर्म में ना लेस देन जीरो होगा तो ये होगा डिक्रीजिंग। ठीक है, और अगर हमारा एफ ऑफ डैश वाई ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये होगा हमारा इंक्रीजिंग। ठीक है, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है, इतनी बात आई समझ में। जब हमारा डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो होगा तो ये सीरीज क्या, ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज यानी नीचे की तरफ जाएगा। और जब हमारा डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। इतनी बात आ गई समझ में, मजा आ रहा होगा क्लास में। ठीक है, मतलब मैं बोरिंग वे में नहीं पढ़ाती,
बाकी कमेंट करके बताना मैं कैसा पढ़ाती हूँ, मेरे को जानना है, ठीक है। ये आप ही बताओगे कि मैं कि हाउ इज़ माई टीचिंग, ठीक है। क्या कुछ चेंजेस करना है मेरे को ये भी बता देना थोड़ा सा। बाकी अब आपकी वॉइस की प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने माइक मंगा लिया है एंड आपको अच्छे से समझ में आता होगा अब। क्योंकि पहले बीच में आवाज़ आती थी ना कमरे रूम की, जब मैं वीडियोस बनाती थी, अब नहीं आती होगी आपको। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू, हमें ये क्या है, गिवन है। तो सिंपली बस इसका कर दो भाई डेरिवेटिव, u इंटू वी लगा दो एक बार, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव v एज इट इज, u का डेरिवेटिव यही लगाना है, u इंटू वी। तो पहले कितने क्या कर दिया, टू एक्स माइनस वन, और x का क्या हो जाएगा वन, इसलिए मैंने यहाँ वन लिखा नहीं। सेकंड वाला एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड यानी x माइनस टू का क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा वन, ठीक है। तो यहाँ से बस इसको सिंपली सोल्व कर लो, टू एक्स माइनस वन, मैंने इसको सोल्व कर रखा है यहाँ पे कि टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, पहले इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे लिखो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर खोल दिया एंड सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। होप तो ये तो बच्चों वाला ही है, आप कर ही लोगे इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू वन एंड x की वैल्यू क्या आएगी, 5/3। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि मैंने जब एफ ऑफ इसका डेरिवेटिव निकाला, वो क्या आ गया। यहाँ से आप ध्यान से देखो, अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाली हूँ। मैंने अभी आपको क्या बोला कि एफ ऑफ डैश एक्स जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा, इंक्रीज पे, ठीक है। और जब एफ ऑफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा, डिक्रीजिंग पे, यानी कि नीचे की तरफ। अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन। अब नंबर लाइन पे चलो, ये होगी वन, ठीक है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5/3। अब 5/3 इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, तीन, 1.3 एकम 3 और 1.6 आएगा समथिंग, ठीक है। 1.6, तो दूसरा ग्राफ कहाँ आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, 1.6 ही आएगा ना इसका सोल्व करने के बाद। 5/3, 3 एकम 3 2, ठीक है, 3 6 18, हाँ 1.66, ठीक है, 1.6 इसी के समथिंग आएगा। तो एक ग्राफ ये रहा। तो यहाँ से मेरे को एक बात समझ में आई है, अगर मैं गई इसके ऑप्शन पे, तो मेरे को पहले तो यहाँ पे क्या समझ में आया, ग्रेटर देन जीरो है, तो ये ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब मैं गई अपने इक्वेशन पे, क्योंकि इसने तो पूछा था इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये यही बताना है, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन डिक्रीजिंग, इसने कहा है डिक्रीजिंग किस पे होगा। पहले तो मैंने आपको इंक्रीजिंग, तो यहाँ से आपको इतनी बात समझ में आई कि ये ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब मैंने यहाँ ऑप्शन पे देखा कि जीरो से वन, जीरो से मतलब मेरे को यहाँ पे जो मैंने अभी ऑप्शन निकालने हैं, मेरा ऑप्शन क्या निकला था, एक्स की वैल्यू वन और क्या निकला, 5/3, ठीक है। अब ये ग्राफ इसने क्या बोला है कि ये ग्राफ ना हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये ग्राफ ना हमारा पीछे की तरफ जा रहा है। वो कौन से पॉइंट है जिस पे मतलब ये ग्राफ पीछे की तरफ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों पॉइंटों पे तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इनसे इनसे पीछे ही जाएगा ना, इस पे तो क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये डिक्रीज कब होगा, डिक्रीज तब होगा ना जब ये जीरो जीरो से इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे हमारी जो एक्स की वैल्यू है ना, वो लेस देन, और लेस देन किससे होगी, वन से, तभी तो पीछे जाएगा। पीछे जाना यानी कि डिक्रीज कहाँ पे करेगा, यहाँ पे तो इंक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट पे तो मैं बोल नहीं सकती। ये ग्राफ कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, यानी कि इन दोनों पॉइंटों से क्या आएगा, कम, यानी कि वन से लेस देन, और लेस देन किस होगा, 5/3, यानी कि 1.6 से जब ये ग्राफ इन दोनों के लेस देन होगा तो ये हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया एंड वीडियो पसंद आई और लग रहा है कि कुछ सीख रहे हो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो कमेंट करके भी बताया करो भाई वीडियोस कैसी लग रही हैं, थोड़ा मेरे को भी हो, हाँ बच्चे देख रहे हैं, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को बोलना पड़ता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।